हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। और आज हम रिवाइज करेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियाई और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो कि न्यूक्लियाई चैप्टर फुली कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से और एक क्विक रिवीजन चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। साथ ही साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो कि अपने पीजीटी फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फुल बुक जो है वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही क्विक रिवीजन नोट्स हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज्ड ही क्यों बोला जाता है, इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल ही क्यों है, राइट। तो बेसिकली जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियस की वो की थी रदरफोर्ड ने और वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब भी हम बात करते हैं किसी भी एटम की तो एटम का जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस कहलाता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि इस एटम का जितना भी मास होगा वो सारा का सारा कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है, इसके सेंटर में, राइट। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में लाई करेगा, राइट। इसी वजह से इसकी जो शेप ऐसे कंसिडर की जाती है कि क्या किस शेप का है, ये स्फेरिकल शेप का है। तो बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट करता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, कैपिटल जेड लेटर के साथ, और जो मास नंबर है वो दिया जाता है आपका कैपिटल लेटर ए के साथ, और ए माइनस जेड जो है ये आपको देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज वो क्यों है, क्योंकि एटम क्या है, एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, इसीलिए जो है जो आप न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसी वजह से इसकी जो शेप है वो क्या कंसिडर की जाती है, स्फेरिकल। अब न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से दिया जाता है, ये एलिमेंट आपके पास एक्स है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कार्बन, कुछ भी हो सकता है, किस तरीके से दिया जाता है, जेड एटॉमिक नंबर और मास नंबर ए, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं आपके पास। फर्स्ट है आइसोटोप, सेकंड है आइसोटोन्स, थर्ड है आइसोबार्स एंड लास्ट वन है आपका आइसोमर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोटोप्स के बारे में। तो ऐसे एटम के न्यूक्लियाई जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, मीन्स ए की वैल्यूज जो सेम रहती हैं लेकिन जेड जो हो वो क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, लिथियम एंड हाइड्रोजन, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम 6 की एंड लिथियम 7 की। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। दोनों के पास आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दोनों जो हैं ये पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन लाई करते हैं और साथ ही साथ इनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, राइट। हाइड्रोजन की केस में भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट है आपके आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जो हैं ऐसे एटम्स के न्यूक्लियाई जिनका सेम नंबर ऑफ क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो। न्यूट्रॉन्स मीन्स किस तरीके से दिए जाते हैं, अभी पढ़ा हमने, ए माइनस जेड, ठीक है। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेती हूँ मैं, 17 एंड 37, ए माइनस जेड, 37 माइनस 17 कितना आता है, 20th, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम ले लेती हूँ, 39 एंड यहाँ पे 19, माइनस करूँगी 19 और यहाँ पे कितना आएगा, ये 20, ठीक है। तो 20 मीन्स आपका जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो ये कौन से न्यूक्लियाई बन जाते हैं, आइसोटोन्स बन जाते हैं। थर्ड है आपके पास आइसोबार्स। आइसोबार्स जो हैं वो कौन से न्यूक्लियाई हैं जिनके पास सेम मास नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, मीन्स जेड क्या है, सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे आर्गन है और यहाँ पे कैल्शियम है, राइट। उसके बाद है आपके आइसोमर्स। आइसोमर्स ऐसे न्यूक्लियाई हैं एटम के जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्या है, आपका मास नंबर भी सेम है और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, लेकिन दोनों की जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। जिस तरीके से आपका जो है ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे आपका जो है जिनकी हाफ लाइफ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की। अब साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है आपने पढ़ लिया कि आपकी जो ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और बेसिकली इसकी जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप का है, लेकिन बेसिकली इसका साइज़ कितना है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसकी वजह से हमें ये पता लगा था कि जो न्यूक्लियस है वो किस साइज़ का होता है, कि बेसिकली जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो क्या है। जो न्यूक्लियर का साइज़ है वो मेज़र किया गया था फर्मी में, और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर, -15। अब इस फर्मी की 10⁻⁻15 मीटर को हम इसको फेम्टो भी बोलते हैं,
राइट। और जो रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर, और बेसिकली ये दिया जाता है r विच इज इक्वल टू r नॉट a रेज़ टू पावर 1/3, और r नॉट यहाँ पे जो वैल्यू है 1.1 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर, ये वैल्यू फिक्स रहती है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो बेसिकली जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो कितने ऑर्डर का है, 10 टू पावर -15, मीन्स ये जो न्यूक्लियस है इसका ऑर्डर कितना है 10 टू पावर -15 मीटर। और एटम जो है इसका जो साइज है ये किस ऑर्डर का होता है 10 टू पावर -10 मीटर। अब ऑब्वियसली देखिए ये बड़ा है और एटम, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इससे भी क्या है, छोटा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर होता है ना कि बाहर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, वैल्यू कितनी है इसकी, या कहाँ पे ये मैक्सिमम होती है, कहाँ पे ये मिनिमम होती है। ठीक है, जब हम इसको एज अ डिस्टेंस लेते हैं तो किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ ली जाती है। तो जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो इंडिपेंडेंट होती है आपकी मास नंबर की। डेंसिटी जो न्यूक्लियस की है वो मेज़र की गई थी 2.97 इंटू 10 टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हुई है, देखिए ये आपका एटम है और ये क्या है न्यूक्लियस की। तो सेंटर पे जो इसकी डेंसिटी है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, राइट। और ये जैसे जैसे ये इसका सेंटर है यहाँ पे क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और जैसे जैसे आप इसके बाहर जाते जाओगे तो बेसिकली क्या बन जाती है, ये ज़ीरो बन जाती है, राइट। इसी वजह से जो है हमें क्या पता लगता है कि न्यूक्लियस के पास कोई भी शार्प बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, रेडियस जो है किसी भी न्यूक्लियस का, जैसे ये न्यूक्लियस है यहाँ से हमने रेडियस लेना हो इसका, ठीक है, सेंटर से इसका रेडियस लेना हो, वो इस तरीके से लिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है इसके सेंटर पे 1/2 ऑफ द डेंसिटी, कहाँ पे, सेंटर पे इसकी डेंसिटी क्या है, राइट, उस पॉइंट से लिया जाता है सेंटर से। लास्ट वन है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो दिया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ आपका प्रोटॉन की, जो कि बेसिकली क्या होता है Z इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। तो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जब हम किलोग्राम में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू mc², ये इक्वेशन है इसकी। तो यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके है, मास के। मीनिंग क्या है इसका कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट ये मास है, और जब हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जूल में मैक्सिमम बच्चों को ये वैल्यू तो पता होती है, लेकिन जूल में जब कन्वर्ट करना होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जूल में इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 टू पावर -10 जूल। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हो रही है। तो न्यूक्लियर की जो फोर्सेस हैं वो 4 टाइप्स की हैं, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, कूलम एंड टेंसर फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस किस किस के बीच में होती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होंगी, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होती हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं। और न्यूक्लियस के पार्टिकल हमने पढ़ा है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या कंसिस्ट करता है, या तो न्यूट्रॉन होंगे या तो क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो फोर्सेस भी किस किस के बीच में होंगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, राइट। तो इन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब कुछ फीचर्स हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में, और आपसे पूछा जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं, राइट, वो जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर फोर्स लग रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगती है, तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो, ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, शॉर्ट रेंज होती हैं, चार्ज डिपेंडेंट हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट हैं, स्पिन डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सैचुरेटेड फोर्सेस हैं, या सेंट्रल फोर्सेस हैं, या नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो देखिए अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है वो कितना ऑर्डर होता है, ये 10 टू पावर -15 मीटर। अब -15 है, मीन्स बहुत कम डिस्टेंस पे फोर्सेस ये क्या कर जाती हैं, अगर कर जाती हैं तो ये कौन सी फोर्सेस हैं, लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट रेंज की फोर्सेस हैं, क्योंकि जब आप इस रेंज से, इस अगर 10 टू पावर -15 रेंज से अगर आप बाहर चले जाते हो तो ये फोर्सेस क्या बन जाती हैं, आपकी ज़ीरो बन जाती हैं। नेक्स्ट है चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज के ऊपर डिपेंड ये बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो जो फोर्सेस हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये तीनों क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिन डिपेंड। स्पिन के ऊपर ऑब्वियसली ये डिपेंड करती हैं, क्योंकि प्रोटॉन की स्पिन अलग होगी, न्यूट्रॉन की स्पिन अलग होती है। अगर आपकी सारी स्पिन जो हैं
एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स प्रोटॉन भी एक ही डायरेक्शन में है और न्यूट्रॉन की भी एक ही डायरेक्शन में है। तो ये कौन सी स्पिन्स होंगी? पैरेलल स्पिन्स होगी। और पैरेलल स्पिन्स के केस में आपकी फोर्सेस क्या बन जाती हैं? मैक्सिमम बन जाती हैं। और अगर एंटी पैरेलल की प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है, न्यूट्रॉन दूसरी तरफ जा रहा है, इस तरीके से आपकी फोर्सेस हैं, राइट, इस तरीके की फोर्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस जो है वो मिनिमम हो जाती हैं। अब यहाँ पे मिनिमम किस तरीके से हो जाएंगी? ये जो है इसके इफेक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये इसके इफेक्ट को, बचा कौन सा? ये। तो ये एक जो स्पिन है वो कितनी फोर्स कंट्रीब्यूट करेगी? निग्लिजिबल अमाउंट की, इसलिए यहाँ पे फोर्सेज जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। फिर है आपका सैचुरेशन, मीन्स जो आपका आपका ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये आपका एटम है, राइट। जो यहाँ पे ईच न्यूक्लियन है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी न्यूक्लियन को अट्रैक्ट कर ले, वो ओनली सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, लेकिन सभी को नहीं करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या पता लगता है कि फोर्स कौन सी है? नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। अब आपको सेंट्रल फोर्सेस पता है कि जब फोर्सेस जो हैं किसी भी एटम के सेंटर्स को ज्वाइन करें, लाइन ज्वाइनिंग, तब वो फोर्सेस क्या होती हैं? सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियन है किसी भी न्यूक्लियन को आपस में क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये फोर्सेस क्या बन जाती हैं? नॉन सेंट्रल फोर्सेस बन जाती है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता था कि न्यूक्लियर जो फोर्सेस थी वो किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो थी, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था युकावा ने। इसको युकावा थ्योरी भी बोला जाता है। बेसिकली ये थ्योरी क्या बोलती है कि सपोज ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और इसके अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है ये आपस में फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है कुछ पार्टिकल्स का। ये वाला न्यूक्लियस यहाँ पे कुछ पार्टिकल एक्सचेंज करेगा, ये वाला करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या एक तरीके का क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक तरीके का क्लाउड बन जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? क्लाउड। और इसी क्लाउड की वजह से हमें पता लगता है कि जो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है पार्टिकल का वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए किस तरीके से है ये। अगर आपका जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, तो कौन सा पार्टिकल निकलेगा? आपका पाई मेसॉन पार्टिकल निकलेगा। किस नेचर का होगा? वो पॉजिटिव नेचर का होगा। इसी तरीके से अगर आपका न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे पार्टिकल कौन सा निकलता है? आपका पाई मेसॉन नेगेटिव नेचर का, ठीक है। इस तरीके से जो आपका जो क्लाउड है वो आपके फॉर्म होते हैं। जो मेन डिफरेंस है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, वो जो क्लाउड फॉर्म होगा, ठीक है, ये और ये। अगर प्रोटॉन जो है इस तरीके प्रोटॉन और ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे न्यूट्रॉन में, और यहाँ पे पार्टिकल कौन सा निकल रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाउड बनेगा वही क्लाउड जो है वो डिफरेंस बताता है कि किस तरीके का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे पाई न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। अगर देखो, अगर जो है फोर्सेस लग रही हैं, एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो भी फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है? प्रोटॉन के बीच में लगा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस लग रही हैं। लेकिन और एक्सचेंज किस पार्टिकल का हो रहा है? न्यूट्रल का। इसीलिए प्रोटॉन का में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस कब लगेंगी? जब आपका पाई मेसॉन जो न्यूट्रल है वो एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो एवर चेंजिंग स्ट्रक्चर का है। तभी हमें पता लगता है कि इसकी जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल शेप का है ये, राइट। नेक्स्ट है रिपल्सिव थ्योरी। रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस से, और इनका सेकंड नेम है हार्ड कोर फोर्सेस। और ये डिस्टेंस ये तभी आपकी अकरेंस में आएंगी जब आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? 0.5 फेम्टोमीटर, 0.5 फर्मी भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पे ही ये क्या करती हैं? एक्सर्ट होती हैं, राइट। तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से हमें ये पता लगा था कि जो न्यूक्लियस जो है वो क्या है? डेफिनेट साइज का है। इसके बाद है कूलम फोर्सेस ऑफ कोर्स प्रोटॉन के बीच में लगेंगी, क्योंकि ये किस नेचर की हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्सेस हैं। जिस तरीके से आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, राइट, जिस तरीके से आपका जो ये Z है एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे जो है जैसे आपका जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है
वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे एक न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो ये क्या बताएगा कि ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो देखो, अगर किसी की Z जो है 7 है और कोई आपके पास एलिमेंट है जिसका Z कितना है, 87 है, तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल रहेगा, ऑब्वियसली Z विच इज़ इक्वल टू 87, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, कम है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब आपकी रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होती हैं तो वो न्यूक्लियस को क्या बनाती हैं, स्टेबल या अनस्टेबल। ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस को क्या बना रही हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, अनस्टेबल बना रही हैं। लास्ट फोर्स है टेंसर फोर्स। टेंसर फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्वियसली जिस तरीके से आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी जो मैग्नेटिक डायपोल्स की जो स्पिन है, राइट, वो भी क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती हैं एक दूसरे के ऊपर। और बेसिकली ये कहाँ से आता है, न्यूक्लियन से आता है, राइट। ड्यू टू द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियंस टेंसिस फोर्सेस जो है एग्जिस्ट करती है बिटवीन द न्यूक्लियंस। यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ये बताया गया है फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस में। तो यहाँ पे 10⁻38 सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, और ये फोर्स कौन सी है, आपकी न्यूक्लियर फोर्स, राइट। कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स। इससे क्या पता लग रहा है कि न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं, और सबसे कम ऑर्डर किसका है, 1, और वो कौन सी फोर्स है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos, and please don't forget to share with your friends.